नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स में आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है और 6 लेक्चर मैं आपके ले चुका हूं। आइए 7th लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। जहां तक मैंने आपको कराया था वहां तक आपने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे टॉपिक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी, वो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, ठीक है। और ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। तो हेडिंग क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों में से कोई एक नाम आ जाए तो दोनों का अर्थ यही होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इलेक्ट्रिक फील्ड रहे तो वैद्युत क्षेत्र। और किसके कारण? ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। तो ये डेरिवेशन अब तक का कैसा है? सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आइए इसकी ओर चलते हैं। ये डेरिवेशन आप इंपॉर्टेंट मान के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो आइए देख लेते हैं, डाइपोल बना लेते हैं। सबसे पहले डाइपोल के कारण है ना, ये डाइपोल बना लेते हैं सबसे पहले। डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। तो ध्यान देना, इसका डायग्राम आप बहुत अच्छे से समझेंगे। इस तरीके से डाइपोल हो जाएगा। डाइपोल में आपको पता है -q चार्ज होता है और दूसरा चार्ज होता है आपका +q। क्लियर है? पहला चार्ज क्या होता है? -q और दूसरा चार्ज क्या होता है? +q। डाइपोल में 2 चार्ज होते हैं और दोनों मैग्नीट्यूड में कैसे होते हैं? सेम होते हैं, यानी परिमाण में समान होते हैं, और नेचर में यानी प्रकृति में विपरीत होते हैं, ठीक है। चलो ये पहला -q है, भी बनाऊंगा मैं। और इनके पोजीशन वेक्टर आपको मानने हैं। पोजीशन वेक्टर जो मानते हैं आप ओरिजिन से मानते हैं। तो ये क्या है? ओरिजिन यानी मूल बिंदु। तो देखो इसे यहाँ से ऐसे मिला लो, ठीक। और ये कितना है आपको पता है? -q। और इधर से भी ऐसे मिला लो। बात समझ में आ रही है? पोजीशन वेक्टर जो +q का है वो है ना, और -q का। तो -q का जो पोजीशन वेक्टर है उसे मानेंगे वेक्टर r'। क्लियर है? और आपको पता होना चाहिए जो लेंथ है डाइपोल की, वैसे तो 2l लेते हैं, किसी किसी बुक में l लेते हैं, लेकिन ये जो डेरिवेशन है इसको करते हुए हम जो इसकी लेंथ है वो वेक्टर l मानेंगे, यानी l। 2l नहीं मानेंगे, l मानेंगे, क्योंकि फिर 2l से कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो लेंथ क्या मान रहे हैं? l, डाइपोल की लेंथ, यानी -q और +q के बीच की जो डिस्टेंस है वो l मानेंगे, ठीक है। और पॉइंट P आपको पता है वो पॉइंट होता है जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पे कहीं मान लो पॉइंट P, ठीक है। तो पॉइंट P पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड -q के कारण भी, +q के कारण भी, यानी पूरे डाइपोल के कारण। तो इसे भी देखो इस तरीके से मिला लो। क्लियर है? और इन्हें भी मिला दो इस तरीके से, है ना, और इसे भी मिला दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया है। बस आप लाइन जो है वो सारी सीधी खींचेंगे ना, ये थोड़ी तिरछी हो रही है। क्लियर है? बात समझ में आई? डायग्राम आपको इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। देखो सारा जो डिस्टेंस है, सारे डिस्टेंसेस हैं वो कहाँ से नापते हैं? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से जो पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर r। पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश, जो क्या बताता है? पोजीशन को बताता है, स्थिति को बताता है। ऐसे वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r' मान लिया, वो वेक्टर r मान लिया, -q का वेक्टर r' मान लिया है, और इसकी जो लेंथ है डाइपोल की वो l मान ली है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को आप a मान सकते हो और इस पॉइंट को आप B मान सकते हो, वो तो P है ही, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, जो भी डायग्राम में दिख रहा है आपको वो लिख लेंगे। तो मैं एक बार बोल देता हूँ, लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी वैद्युत द्विध्रुव है, ऑफ चार्जेस -q एंड +q, जिसके चार्ज क्या क्या है? -q और +q, एंड लेंथ l। लेंथ है ना कितनी है? l है। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत अच्छे से समझते चलें। और देखो फिर जो -q का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r' है, तो लेट वेक्टर r' बी द पोजीशन वेक्टर, यानी स्थिति सदिश है ऑफ
चार्ज माइनस क्यू विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये ओरिजिन को कहते हैं मूल बिंदु। एंड वेक्टर आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, वेक्टर आर जो पोजीशन वेक्टर है वो पॉइंट पी का है, ठीक है, यानी एट विच वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पॉइंट पी कौन सा पॉइंट है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। बाकी आपको पीडीएफ नोट्स तो मिल ही जाएंगे। तो लैंग्वेज मैंने वैसे बता दी है आपको किस तरीके से लिखनी है, जो डायग्राम में दिख रहा है वो ही आपको लिखना है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैंने बता दिया है, ठीक है। कर लेंगे ना लैंग्वेज। अब देखो इसमें डेरिवेशन करते हैं और डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक थ्योरम होती है, लॉ होता है एक, जिसे बोलते हैं वेक्टर ट्राइंगल लॉ। आपको ये भुजा निकालनी है, ये वाली और ये वाली तीनों निकालनी है ना, जरूरत क्या पता कौन सी जरूरत पड़े, ठीक है, देखेंगे। तो देखो एक लॉ होता है, ये आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में भी, फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल लॉ। इसे हिंदी में कहते हैं सदिश त्रिभुज नियम। वेक्टर मानी सदिश, ट्राइंगल मानी त्रिभुज, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल मानी त्रिभुज और लॉ मानी नियम। तो सदिश त्रिभुज नियम वेक्टर ट्राइंगल लॉ क्या होता है? देखो एक बात सुनो, पहले ये वाला जो लॉ है ना, आप लगाओ त्रिभुज यानी ट्राइंगल किसमें, इसमें लगा लो ओ ए बी में, ओ ए बी है ना, इन ट्राइंगल ओ ए बी। तो ध्यान दो इसे कैसा लॉ होता है। देखो क्या, मान लो आपको ओ से कहाँ जाना है, बी पे जाना है, तो आपके पास दो रास्ते हैं ना, आप पहले ओ से ए पर जाओ और ए से फिर कहाँ चले जाओ, बी पर। एक रास्ता तो ये है और दूसरा रास्ता है आपके पास डायरेक्ट ओ से कहाँ चले जाओ, बी पर। तो देखो इसी तरीके का रूल है ये, ठीक है, कि क्या है प्लस क्यू, क्लियर है। तो देखो दो रास्ते हैं, ओ से कहाँ चले जाओ, ए पर, तो ये ऐसे ही रहेगा ओ टू ए है ना, और ए से फिर बी पर जा रहे हैं। तीर के निशान को फॉलो करना है, एरो को, है ना, ठीक है। तो एक रास्ता तो ये है और दूसरा रास्ता क्या है कि आप डायरेक्ट ओ से कहाँ चले जाओ, बी पर, बराबर के बाद वो दूसरे वाला है ना, ओ टू बी। तो देखो वेक्टर ओ ए कितना है, ओ ए आपको पता है वेक्टर आर डैश है, और ए बी कितना है, ए बी आपको पता है वेक्टर एल है, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, वेक्टर ओ बी निकल जाएगा आपका यहाँ से, वेक्टर ओ बी आपको पता नहीं है ना वेक्टर ओ बी कितना है, तो वेक्टर ओ बी आपका निकल गया कितना, वेक्टर आर डैश प्लस वेक्टर एल, ठीक है। ये ट्राइंगल लॉ आपको समझ में आया होगा। आइए यही ट्राइंगल लॉ आप फिर इसमें लगा लो, दूसरे ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी, क्लियर है। तो लगाओ, देखो मान लो हमें पी पे जाना है, तो डायरेक्ट एक तो रास्ता है ओ से पी पे चले जाओ, या फिर ओ से ए पर जाओ और ए से फिर पी पर जाओ, ठीक है। तो देखो ओ से ए पर गए, ए से कहाँ गए, पी पर गए, यानी ए पी, और बराबर दूसरा रास्ता क्या है, ओ टू पी डायरेक्ट। इस तरीके से ये है लॉ, है ना, नियम। तो ओ ए कितना है, वेक्टर आर डैश मान रख दो वैल्यू, ए पी कितना है, ए पी कितना है निकालना है, ये तो हमें ए वेक्टर ए पी हमें पता नहीं है ना, और ओ पी कितना है, ओ पी वेक्टर आर। तो देखो ए पी निकालो यहाँ से कितना आएगा, वेक्टर ए पी आ जाएगा आपका वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश, क्लियर है, ठीक है, बात समझ आ रही है। और हाँ, इसके मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं अभी निकाल देता हूँ इसका मैग्नीट्यूड देखो, यानी परिमाण। तो परिमाण निकालने के लिए वेक्टर हट जाता है और परिमाण निकलता है, मैग्नीट्यूड निकलता है मॉडुलस लेकर के, है ना। तो इसका मॉडुलस दे दो, मॉडुलस के अंदर किसका मान रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, तो इसकी वैल्यू है वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वेक्टर ए पी निकाल दिया। इसी प्रकार दूसरे ट्राइंगल में अब क्या निकाल दो, ये वाला ट्राइंगल है, इसमें इसकी हेल्प ले लो, मतलब ये वाला लॉ इस ट्राइंगल में भी लगाओ, ए बी पी में। तो इन ट्राइंगल ए बी पी, देखो क्या करेंगे, मान लो पी पे जाना है हमें, तो एक रास्ता है ए से बी पर जाओ और बी से पी पर चले जाओ। तो देखो ए टू बी और प्लस बी टू पी, और बराबर क्या आएगा, ठीक है, एक रास्ता था ए से बी और बी से पी, और दूसरा रास्ता है डायरेक्ट चले जाओ ए से पी पर। तो इस तरीके से हो जाएगा। ए बी कितना है, ए बी देखो वेक्टर एल है, और बी पी कितना है, बी पी है आपका, ये निकालना है हमें बी पी। और ए पी पता है आपको कितना है, ए पी तो भी निकालना था, वेक्टर आर डैश, वो वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश, ये कितना है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर
आर डैश। तो ये ए पी कितना है, ए पी का मान रख दो वेक्टर वैल्यू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश। तो आप देखो यहाँ से बी पी नहीं निकाल सकते, तो वेक्टर बी पी जो आ जाएगा ना आपका, वो आ जाएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और माइनस के वेक्टर एल। तो इसी प्रकार इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, परिमाण, तो परिमाण निकाल लो। तो क्या करेंगे, देखो एक काम करना पड़ेगा, बी पी यदि निकालना है तो वेक्टर बी पी का मॉडुलस लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, मॉडुलस। क्लियर है, तो मॉडुलस ले दो बिल्कुल ऐसी, वेक्टर बी पी का मान रख दो वैल्यू, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और माइनस वेक्टर एल। ठीक है, तो बीपी हमारा निकल गया, वेक्टर बीपी भी निकल गया। यहां तक दिख रहा है आपको? ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर लें, फिर चलते हैं फिर आगे, है ना। चलो, तो यहां तक आप नोट कर लें ना, इन जिन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी वो मैं यहां लिख देता हूं, है ना, क्योंकि ये तो आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें अपने हिसाब से। तो देखो ये तो मैंने लिख दी है एपी, एपी कितना है आपका, ये रहा, है ना। तो जिन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, मुझे दो वैल्यूज की जरूरत पड़ सकती है ना। एक तो भाई माइनस क्यू के कारण निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस, एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी और एक बी पी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी बी पी कितना है, ये बी पी कितना है ये, तो मैं इसे लिख देता हूँ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और माइनस के वेक्टर एल। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को मैं लिख लेता हूँ, ए पी और बी पी को। कहाँ लिखूँ, देखो यहाँ लिखता हूँ, ए पी की जरूरत पड़ रही है तो वेक्टर ए पी कितना है आपका, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश। और आपको पता है यदि ए पी निकालना है तो इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा, तो वो तो निकाल के मैंने बता दिया, डायरेक्ट लिख देता हूँ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश। ठीक है, चलो, और देखो वेक्टर बी पी, जो वेक्टर बी पी है इसकी भी वैल्यू लिख लो। वेक्टर बी पी की वैल्यू ये रही, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और माइनस के वेक्टर एल। और यदि आप देखना चाहते हैं बीपी की वैल्यू, तो इसका क्या ले लेंगे, मॉडुलस, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश माइनस के वेक्टर एल। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैंने क्या कर दिया है, मतलब अलग लिख लिया है। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं रफ करके आगे चलता हूँ। ठीक है, चलो, तो आगे चलते हैं। तो मैंने जो वैल्यू की आवश्यकता थी वे मैंने लिख दी है, बाकी वैल्यू भी मैंने निकाली थी, है ना, निकाल के बताई थी आपको, तो आप इसे लिख सकते हैं, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने निकाल के आपको बता दी है। आइए, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देखो ध्यान देना अब। तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमें निकालना है। अभी इसे हेडिंग क्या, अभी इसे क्वेश्चन में ही लिख लो, है ना, यानी निकाल रहे हैं अब, तो यानी देन। ठीक है, हेडिंग तो आपको मैंने बता दी, यही हेडिंग है। तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे निकालते हैं, देखो एक बात सुनो, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो फॉर्मूला आप जानते हो, वेक्टर ई क्या होता है भाई, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख लूँ, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत होने वाली है, तो ज़्यादा नहीं लिखनी, इसलिए के लिख रहा हूँ। के का मान बाद में रख देंगे, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो के और क्या होता है क्यू वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, ये होता है नहीं, है ना, ये सदिश रूप है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप है ये। ठीक है, तो इसकी हेल्प लेंगे, तो ये भी तो बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, तो ये दोनों ही पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण निकाल दो, इसके कारण निकाल दो, और दोनों को जोड़ दो, तो पूरे डाइपोल के कारण निकल जाएगी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डाइपोल के कारण निकालनी है, तो इसका मतलब है दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों को देखो जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो किससे डिनोट कर लें, ई से, और ई का जो फॉर्मूला है वो यही वाला लगना है, लेकिन पहले प्लस क्यू के कारण निकाल लेते हैं और फिर किसके कारण निकाल लेते हैं, माइनस क्यू के कारण। क्लियर है? ठीक है, तो आइए दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो किस तरीके से ऐड करेंगे आइए देख लेते हैं। देखो फॉर्मूला यही लगना है, पहले प्लस क्यू के कारण निकाल लेते हैं, तो प्लस क्यू के कारण क्यू है ना, प्लस क्यू आएगा, और अपोन में आर। देखो यहाँ पे जो आर डिस्टेंस है वो आपको पता है, जिस पॉइंट पर निकालते हैं पॉइंट पी पर, और जिसके कारण निकालते हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेते हैं, दूरी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप
जिसके कारण निकाल रहे हैं प्लस क्यू है और जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं वो पॉइंट पी है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ली जाएगी बीपी। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, आर की जगह बीपी आएगा, बीपी की पावर 3। और यहाँ क्या आएगा, ऊपर वेक्टर आ रहे हैं तो क्या आएगा, वेक्टर बीपी। क्लियर है, बीच में क्या आएगा प्लस। ठीक है, अब किसके कारण निकालो, माइनस क्यू के कारण, के और क्यू की जगह क्या है माइनस क्यू। वेक्टर फॉर्म में प्लस क्यू और माइनस क्यू लिया जाता है। ठीक है, और अब देखो माइनस क्यू कारण निकाल रहे हैं, पॉइंट पी पर निकाल रहे हैं, तो दोनों के बीच की दूरी लेंगे डिस्टेंस एपी। क्या आएगा, वेक्टर एपी और अपोन में क्या आएगा, एपी की पावर कितनी है 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आप सबके मान रख दो। देखो वेक्टर ई लगाओ यहाँ भी, तो देखो वेक्टर ई क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, के कॉमन आ रहा है। ठीक है, और क्यू भी कॉमन आ रहा है। वेक्टर बीपी का मान क्या है, देखो वो लिख रहा, वेक्टर बीपी का मान रखेंगे, वेक्टर बीपी का मान है वेक्टर, या एक काम करो पहले बीपी लिख लेता हूँ, है ना, बाद में करेंगे सोल्व, है ना। तो वेक्टर बीपी क्या बचा, वेक्टर बीपी अपोन बीपी की पावर कितनी बची 3, और बीच में माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, वेक्टर एपी और अपोन में क्या बचा, एपी का होल पावर 3, एपी की होल पावर 3। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ये जो 1 अपॉन बीपी है ना, 1 अपॉन बीपी की पावर 3, इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि है ना, फिर यहीं रख देंगे इसकी वैल्यू निकाल के, और एपी की वैल्यू तो है ना हमें पता है, तो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो वी हैव, सबसे पहले वैल्यू कौन सी निकालनी है, एपी की। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है ना, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ नोट करते चलें, है ना। जैसे एक स्लाइड हो जाए, बोर्ड पूरा भर जाए, तो आप नोट कर लिया करो, है ना। चलो, क्योंकि रफली नोट्स बनाते चलो, है ना, वीडियो में भी, वीडियो क्लास के दौरान भी। बाकी पीडीएफ नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। देखो हाँ, तो वी हैव यहाँ से करता हूँ, है ना, वी हैव, आप क्या रखते हैं, आप ये निकालना चाह रहे हैं 1 अपॉन बीपी की पावर 3, इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं आप। तो देखो 1 अपॉन बीपी की पावर 3, और बीपी कितना है, ये रहा, ये है नहीं, तो ये है वेक्टर आर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और माइनस के वेक्टर एल, इसकी पावर कितनी है 3। क्लियर है, इसकी पावर कितनी है 3। ठीक है, बी 1 अपॉन बीपी की जो पावर 3 है, इसकी वैल्यू निकाल के ही रख देंगे, फिर ये डेरिवेशन हो जाएगा। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर ले जाओगे ना तो ऐसे लिखा जा सकता है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और माइनस वेक्टर एल, और इसकी पावर -3 हो जाएगी नहीं। ठीक है, तो देखो पावर -3 हो जाएगी, तो देखो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश माइनस वेक्टर एल, इसकी पावर 2 कर दी, और यहाँ कर दिया माइनस की 3/2 पावर, 2 से 2 कट जाएगा, -3 पावर ही रहेगी, बात वही है। तो यहाँ से देखो, है ना, इतने को ब्रैकेट में बंद कर दो यदि, तो a माइनस बी, ये सारा a मान लो, ये b मान लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो a है, इसका मतलब वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी वेक्टर l का स्क्वायर, और -2a भी होता है, -2a ये है वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश, और डॉट आएगा, और यहाँ वेक्टर l। ठीक है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, और इसकी सारी की पावर कितनी है 3/2। क्लियर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसे ओपन कर लेते हैं, तो आप जानते हो ये पूरा a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, यानी वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश का होल स्क्वायर। क्लियर है, प्लस b का स्क्वायर यानी वेक्टर l का स्क्वायर, और -2a भी हो जाएगा, -2a, a के प्लेस पे ही आएगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश, और डॉट आएगा वेक्टर l। क्लियर है, और इस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलने के बाद ये सारे की होल पावर कितनी बची, माइनस के 3/2। ठीक है, अब देखो इसे इस प्रकार से लिख लेते हैं। आपको मैंने एक फॉर्मूला लिख के बताया था, जो होता है आपका, देखो यहाँ लिख देता हूँ, कोई भी मान लो वेक्टर है, जैसे मान लो वेक्टर एल ही है, तो इसका जो स्क्वायर है ना, इसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है, और मॉडुलस लगता है तो वेक्टर हट जाता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है,
आपको दिख रहा हुआ ये फॉर्मूला। चलो तो देखो यहाँ पे वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश का जो होल स्क्वायर है, ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा या नहीं। वेक्टर का स्क्वायर और मॉडुलस का स्क्वायर कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर कैसे होते हैं, बराबर। यहाँ पे देखो वेक्टर का स्क्वायर हो रहा है तो एल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे एल स्क्वायर लिख दो। ठीक है, और माइनस ये एज इट इज लिख लो बिल्कुल, और वेक्टर एल पावर कितनी है माइनस की 3/2। एक काम करते हैं, इसे कॉमन ले लेते हैं। तो देखो इसे कॉमन ले लो, आप कॉमन लोगे तो पावर साथ में लग के आएगी, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश, और इसका होल स्क्वायर था और कॉमन ले लिया तो पावर साथ में लग के आई माइनस की 3/2। ठीक है, यहाँ तो 1 बचा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस जो देखो जिसे कॉमन लेते हैं वो सबके डिवाइड में आ जाता है, तो ये इसके भी डिवाइड में आएगा, एल स्क्वायर अपॉन वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और इस सारे का होल स्क्वायर है। ठीक है, और फिर इसके भी डिवाइड में आएगा माइनस के 2 वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और डॉट वेक्टर एल अपॉन में क्या आएगा, यही वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और इसका क्या आएगा होल स्क्वायर, और इस सारे की होल पावर कितनी है माइनस की 3/2। क्लियर है। चलो देखो जो एल डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है क्योंकि डाइपोल की लेंथ है वो, है ना, और छोटी लेंथ का स्क्वायर कर दिया जाए, यानी छोटी जो क्वांटिटी होती है उसका स्क्वायर कर दिया जाए और छोटी हो जाती है, और फिर इतनी बड़ी क्वांटिटी के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये टर्म जो है ना लगभग 0 के बराबर हो जाएगी, तो इसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और इसकी पावर माइनस की 3। इसे छोड़ देंगे क्योंकि लगभग 0 के बराबर हुआ, माइनस ये वाली लिख लो बस, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और डॉट वेक्टर एल अपॉन में क्या आएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, उसे छोड़ दिया है और पावर कितनी है, होल पावर माइनस की 3/2। तो जैसे छोड़ा है ना तो उसे लिख के बताएंगे, बिकॉज एल स्क्वायर अपॉन ये जो है वेक्टर आर मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश का जो होल स्क्वायर है ये बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, लगभग किसके बराबर 0 के। ठीक है, क्योंकि एल खुद एक स्मॉल क्वांटिटी है, उसका स्क्वायर करेंगे और स्मॉल हो जाएगी, और ये काफ़ी बड़ी डिस्टेंस है, इसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटी डिस्टेंस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, यहाँ तक दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आइए इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दो आप। बाइनोमियल थ्योरम आप जानते हैं, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो क्या हो जाएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश की होल पावर वो कितनी है माइनस के 3 और पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। देखो तो अपॉन में 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश डॉट वेक्टर एल और अपॉन में ये रहेगा बिल्कुल एज इट इज वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और इस सारे का होल स्क्वायर। बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, जैसे द्विपद प्रमेय कहते हैं यहाँ पे ना, यानी पावर कहाँ जाती है गुना में। देखो साइड में लिख भी देता हूँ मैं, ये होती है 1 प्लस एक्स की होल पावर n, तो ये हो जाता है 1 प्लस एन एक्स, है ना, और ऐसे चलता रहता है आगे हायर पावर्स के लिए है, उसे छोड़ो, है ना। तो पावर कहाँ जाती है मल्टीप्लाई में, तो ये पावर मल्टीप्लाई में हुई आ गई, तो माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3, क्योंकि 2 से 2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बात समझ आ रही है। चलो तो ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी 1/BP की होल पावर 3। तो यहाँ तक आप है ना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो बस अब ये जो वैल्यू है ना 1/BP3 की 1/BP की पावर 3 की, ये यहाँ पर पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, चलो तो फिर यहाँ तक नोट करो आप, मैं इसे रफ कर देता हूँ फिर। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, जो 1/BP की पावर 3 की वैल्यू आई है ये है ना, इसकी वैल्यू भी यहीं रख देते हैं फर्स्ट में। तो देखो फर्स्ट इम्प्लाइज कर रहा हूँ, ध्यान देना सभी, बहुत ध्यान से देखो। वेक्टर ई बराबर क्या है के क्यू, तो बाहर रहेगा, और यहाँ ध्यान देना वेक्टर बीपी का वैल्यू पुट करो। वेक्टर बीपी की वैल्यू है वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और माइनस के वेक्टर एल। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू रख दी,
है ना, इसकी रखी है वेक्टर बी पी की, 1/bp की पावर 3 की वैल्यू रखनी है, तो ये सारी रखी जाएगी, और ये पावर -3 है तो अपॉन में आके +3 हो जाएगी, यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो पावर 3 यानी 1/, है ना, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रखो, तो यहाँ तो अपॉन में आ जाएगा ये, तो वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश, और इसकी पावर कितनी है 3, और मल्टीप्लाई में ये है सारा, है ना। चलो तो मल्टीप्लाई में क्या है, ये सारा है, इस तरीके से लिख लेते हैं 1 + 3 वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश और डॉट वेक्टर l, अपॉन में क्या है वेक्टर r मॉडुलस ऑफ वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू रख दी आपने, ये वैल्यू आपने इसकी जगह रखी है, फिर क्या है माइनस, तो फिर क्या है, रफ कर दूँ उधर का, ये मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको यहाँ तक, चलो तो ध्यान दे रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो मैं इसे भी रफ कर दूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो माइनस में क्या था, माइनस में ये है सारा, तो माइनस अभी तक आपने क्या किया है, वेक्टर बीपी की वैल्यू रखी है ये वहाँ से, और 1/bp की पावर 3 की वैल्यू रखी है ये वाली, और माइनस के वेक्टर एपी की वैल्यू रखो, वेक्टर एपी की वैल्यू ये रही, माइनस के वेक्टर आर, वो वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश, और एपी अपॉन एपी की पावर 3 है तो एपी बोलो मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश, है ना, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 3 है ना। ब्रैकेट बंद कर दो बड़े वाला, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बस क्या करना है, इसकी जो मल्टीप्लाई है इसमें 1 में भी कर लो और इसमें भी कर लो, है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है इस मैटर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी है, ये आ गया है, अब इस, है ना। चलो तो ध्यान दो, अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करनी है बस, तो के क्यू, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 में, तो देखिए यही आ जाएगा सारा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और माइनस के वेक्टर एल अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश, और इसकी पावर 3 है, ठीक है, और प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, तो पहले चाहे इसे लिख लो, 3 वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और डॉट वेक्टर एल, और अपॉन में क्या आएगा, ठीक है, अपॉन में देखो पावर इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो पावर कितनी हो जाएगी 5, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5, और ये भी तो बचा, मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और माइनस के वेक्टर एल, क्लियर है। यानी इसकी मल्टीप्लाई 1 में की तो ये आया, और इसमें की तो ये आ जाएगा, ठीक है, और माइनस में वो ऐसे ही बचा, और अपॉन में क्या आएगा, वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश का होल क्यूब, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन बेस है सारा डेरिवेशन, और बीएससी सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, मैथ्स से आप पढ़ रहे हैं, तो कैलकुलेशन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, देखो ये जो है ना, ये इतने के अपॉन में लिखो और इसके अपॉन में अलग लिखो, क्यों, क्योंकि ये कट जाएगा, देखो ये पहले वाला और लास्ट वाला, तो लिख लेते हैं, शॉर्ट नहीं करूँगा, आप शॉर्ट कर सकते हो कोई लाइन, लेकिन मैं पूरा करूँगा, है ना, ताकि आपको समझ में आए। तो इतने के अपॉन में अलग लिखो, इतने के अपॉन में अलग लिख लिया, ठीक है, और ये माइनस वेक्टर एल के अपॉन में अलग लिखो, क्लियर है। तो इतने के अपॉन में अलग लिख दिया, इसके अपॉन में अलग लिख दिया, और ये तो सारा ऐसे ही रहेगा, प्लस, है ना, कॉमा लगा दूँ, ये सारा ऐसे ही है ना, और माइनस वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश, और ये अपॉन में ऐसे, ठीक है जी। तो देखियो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो ये बचेगा लंबा चौड़ा सा, और ये बचेगा, और एक काम कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई और कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन में, के तो बाहर रहने दो, तो पहले यही लिख लो, तो 3 है ना, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और माइनस के वेक्टर, नहीं माइनस नहीं है ना, इनटू, और क्योंकि मल्टीप्लाई करें अंदर, क्योंकि, है ना, तो एल में मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्यू इंटू वेक्टर एल, क्लियर है। और साथ में ये भी है, उसे भी लिख लो, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और माइनस के वेक्टर एल, और इस सारे के अपॉन में क्या है
पावर कितनी है 5, ठीक है, पावर कितनी है 5। क्लियर है। चलो, और क्यू की मल्टीप्लाई फिर इसमें भी तो होगी, हाँ क्यू की मल्टीप्लाई यहाँ करें ना इसमें भी हो जाएगी, माइनस क्यू इंटू वैक्टर एल, और ये तो दोनों कट गए थे, अपॉन वैक्टर मॉडुलस ऑफ वैक्टर आर माइनस वैक्टर आर डैश, और इसकी पावर कितनी है 3। यहाँ तक समझ आ रहा है। देखो छोटा हो गया काफ़ी। चलो तो देखो Q इंटू 12 होता है P, आपने पढ़ा है ना, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं फिर। तो मैंने बताया था Q इंटू 12 क्या होता है, Q इंटू 12 होता है P, यानी डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन यहाँ पर जो लेंथ है डाइपोल की वो L लेके चल रहे हैं, तो Q इंटू L क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं, है ना, इसे एक काम और कर लो, और ये जो है ना आपका इतना, चलो मैं पहले लिख देता हूँ, वेक्टर E बराबर K, ठीक है, 3 वेक्टर R माइनस क्या है वेक्टर R डैश, और डॉट क्या हो जाएगा वेक्टर P। क्लियर है। अपोन में क्या है वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश, और इसकी पावर कितनी है 5, और इनटू में ये है ये आपका वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश और माइनस के वेक्टर L। क्लियर है। चलो P हो गया है ना, और ये भी क्या हो जाएगा P हो जाएगा, तो वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश, और इसका पावर होल है होल पावर 3। देखो इसमें क्या करेंगे, इसकी जो मल्टीप्लाई है ना आप इतने में कर लो, और इसकी मल्टीप्लाई आप इतने में कर लो, ठीक है। देखो तो ऊपर का रफ कर दूँ, है ना, ज़्यादा जगह नहीं है, तो आप लोग यहाँ तक है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, यानी इसकी मल्टीप्लाई इतने में अलग कर रहे हैं और इसकी मल्टीप्लाई L में अलग कर रहे हैं। उससे क्या होगा, है ना, एक टर्म हम छोड़ेंगे क्योंकि वो बहुत स्मॉल हो जाएगी, जैसा अभी करके बताया था ना, एक टर्म बहुत स्मॉल हो गई थी, यानी लगभग 0 के बराबर हो गई थी, है ना, तो ऐसे ही करेंगे। तो मैंने कहा इसकी मल्टीप्लाई इसमें अलग करो, तो देखो क्या आएगा, वेक्टर E बराबर K, है ना, ये देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, तो 3 वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश और डॉट वेक्टर P। क्लियर है। और अपोन में क्या है मॉडुलस ऑफ वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश की होल पावर 5, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में ये भी है वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश। क्लियर है। और इस सारे की मल्टीप्लाई L में भी कर लो, तो बीच में माइनस आएगा और ये सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है, डॉट वेक्टर P। क्लियर है। चलो वेक्टर P, और हाँ मतलब ये सारा तो ऐसे ही रहेगा, अपोन में वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश जो है इसकी पावर कितनी है 5। तो देखो इस सारी की मल्टीप्लाई इतने में की तो अलग लिख लिया, और इस सारी की मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं L में, तो ये तो है ही, साथ में क्या रहेगा L भी रहेगा ना, वेक्टर L। ठीक, बात समझ आ रही है। और बाद का जो है वो एज इट इज रहेगा बिल्कुल, तो बाद का एज इट इज रहेगा, तो मैं उसे रफ कर देता हूँ, अभी तो इसकी आवश्यकता नहीं है कोई। जो बाद का है वो बिल्कुल एज इट इज रहेगा, ये वाला माइनस ऑफ वेक्टर P अपॉन वेक्टर R डैश माइनस वेक्टर वो वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश की होल पावर 3। क्लियर है। चलो देखो वेक्टर L एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी डिस्टेंस है ना, राशि मतलब दूरी है, और इसे डिवाइड कर रहे हो आप इतनी ज़्यादा 5 पावर, डिस्टेंस की 5 पावर, कितनी बड़ी फिजिकल मतलब कितनी बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो, तो बहुत छोटी संख्या को बहुत बड़ी संख्या से यदि भाग करते हैं तो क्या आता है, लगभग 0 के बराबर आता है। तो ये जो है ना वेक्टर L अपॉन ये वेक्टर L अपॉन ये जो है वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश की पावर 5, ये भी लगभग किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो इसे छोड़ देंगे भाई, ये 0 के बराबर, तो ये तो मल्टीप्लाई में है, 0 के गुना में मल्टीप्लाई में जो होता है वो 0 ही हो जाता है, तो ये बच जाएगा बस। तो वेक्टर E बराबर बचेगा K, है ना, K की वैल्यू रख सकते हैं, रखेंगे चलो बाद में। K की वैल्यू वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट वेक्टर P, है ना। चलो और क्या बचा, अपोन में कितनी पावर बची, ये बच जाएगी पावर 5। क्लियर है।
चलो, और हाँ इसके साथ साथ ये भी तो बच रहा है, तो इसे भी लिख लो, यहाँ कोई कहीं को ना, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश, ये सारा एज इट इज है, ये खत्म हो गया और ये बचा, और इसकी पावर कितनी है 3, ठीक है। तो ये बच जाएगा आपका, यहाँ तक समझ आया। तो ये आपकी जनरल फॉर्म है ना, ये इस फॉर्मूले की कैसी फॉर्म है, जनरल फॉर्म, तो यानी व्यापक रूप है ये इस डेरिवेशन का। और ये डेरिवेशन कौन सा है आपको बहुत अच्छे से बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यापक समीकरण है या जनरल इक्वेशन है ना, इक्वेशन भी कह सकते हो, जनरल इक्वेशन या व्यापक समीकरण, ठीक है। आप देखो क्या करेंगे, ध्यान दे रहा हूँ, इसे मैं रफ कर दूँ है ना, नीचे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा और आगे कर लो इसे, ये तो जनरल फॉर्म है। अब एक कंडीशन स्पेशल इसमें और करते हैं, जनरल फॉर्म आ गई है, जनरल इक्वेशन आ गई है, आइए इसमें थोड़ा एक स्पेशल केस और कर लेते हैं, थोड़ा आगे और कर लेते हैं। ये तो जनरल इक्वेशन आ ही गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है इसकी। तो देखो इसमें एक पर्टिकुलर केस, स्पेशल केस ये और है, यदि माइनस क्यू जो चार्ज है आपका है ना, वो कहाँ पर हो, ओरिजिन पर सिचुएटेड हो, इफ माइनस क्यू चार्ज इज सिचुएटेड एट ओरिजिन, ठीक है, कहाँ सिचुएटेड हो, माइनस क्यू चार्ज ओरिजिन पर सिचुएटेड हो। तो देखो माइनस क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है आप देखो है ना, वहाँ पे अपने डायग्राम में वो आर डैश है, तो आर डैश कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना, क्योंकि देखो ऐसे था डायग्राम आपका, माइनस क्यू प्लस क्यू, पॉइंट पी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ओरिजिन है ना, इस तरीके से तो था, इस तरीके से है ना, रफली डायग्राम है तो है ना, इस तरीके से डायग्राम था आपका। तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है ना, यदि ये यहाँ पर सिचुएटेड हो जाए तो वेक्टर आर डैश है, तो देखो ये यदि पास आएगा तो वेक्टर आर डैश घटता जाएगा, और यदि ये वेक्टर आर डैश यहीं, मतलब ये जो माइनस क्यू है यहीं सिचुएटेड हो जाए तो वेक्टर आर डैश कितना हो जाएगा 0। तो देखो यदि माइनस क्यू चार्ज कहाँ से सिचुएटेड हो, ओरिजिन पर हो, मूल बिंदु पर हो, तो वेक्टर आर डैश 0 हो जाएगा। तब देखो क्या हो जाएगा, देन वेक्टर ई जो है आपका वो क्या आ जाएगा, के 3 इंटू वैक्टर आर बचेगा बस, है ना, वेक्टर आर डैश तो 0 हो गया, ठीक है, 3 इंटू वैक्टर आर, और आगे देखो डॉट बचेगा, वेक्टर पी बचेगा, ठीक है, और अपोन में क्या है, अपोन में है देखो वेक्टर आर डैश बचेगा बस, है ना, और इसकी होल पावर 5, और यहाँ भी क्या बचेगा, वेक्टर आर बचेगा, ठीक है, आर डैश तो 0 हो गया ना, और माइनस वेक्टर पी अपोन यहाँ देखो क्या बचेगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर, और इसकी पावर कितनी है 3, यही तो बचेगा। वेक्टर फॉर्म हटा लो इसकी चाहे, तो वेक्टर फॉर्म हटा लो, है ना, बाकी ये यहाँ तक भी है ना, ये भी है एक तरीके से, और चाहे तो वेक्टर फॉर्म आप हटा लो, तो वेक्टर फॉर्म हटाओगे, हाँ यहाँ पे के की वैल्यू रख लो, रखना चाहो तो, क्योंकि ये बॉक्स में बंद कर रहे हैं ना, जब बॉक्स में बंद कर रहे हैं तो डेरिवेशन में के की वैल्यू रख लो, यहाँ भी देखो अब के की वैल्यू रख ही लो। देखो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म हटाओ, वेक्टर हटा लिया इधर का, यहाँ के भी वेक्टर हटाएंगे, तो ए डॉट भी आपको पता है ए बी कोस थीटा होता है, फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, तो आर डॉट पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर पी कोस थीटा, ठीक है, और अपॉन मॉडुलस, है ना, ये लिखा था मैंने फॉर्मूला, मॉडुलस का स्क्वायर हो या, तो मॉडुलस का स्क्वायर होता है तो वेक्टर हट जाता है, तो मॉडुलस का स्क्वायर है तो वेक्टर हट जाएगा, आर की पावर 5 हो जाएगा, और एक आर इसका भी है ना, वेक्टर हटा दो, ठीक है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहे हो, और पी का भी वेक्टर हटाओ, इसका भी वेक्टर हट जाएगा, है ना, मॉडुलस करते हैं ना तो वेक्टर हट जाता है ना, एक ये फॉर्मूला होता है, मॉडुलस करते हैं तो वेक्टर हट जाता है, ठीक है, यानी परिमाण आ जाता है, यानी मैग्नीट्यूड। तो आर की पावर 2 है, यहाँ पे कितनी है 5 है, तो 3 बचेगी, 3 पावर, है ना, तो ई बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बचेगा आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर खत्म कर दूँ ना नीचे, 3 पावर बच जाएंगी बस, तो क्या बचेगा, पी कोस थीटा अपॉन आर क्यूब, और माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। देखो पी अपॉन आर क्यूब कॉमन ले लो,
और हाँ, यहाँ पे 3 भी तो बच रहा है, ये 3 और लिखो 3, ठीक है। तो क्या बचा, E बराबर बचा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और है ना T/r³ जो है आप कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 3 cos थीटा माइनस के 1, ठीक है जी। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है। जो 12th में पढ़ते थे आप एक्सियल पोजीशन, नॉन एक्सियल पोजीशन, ये उससे बिल्कुल अलग है ना। यहाँ पे आप एक्सियल पोजीशन पे नहीं निकालते हैं ना नॉन एक्सियल पे निकालते हैं, बल्कि किसी पॉइंट पे निकालते हैं P पर। वो एक्सियल पर भी नहीं है, एक्सियल पोजीशन में सीधे में भी नहीं है, और नॉन एक्सियल यानी परपेंडिकुलर भी नहीं है, वो अलग पॉइंट है, ठीक है। तो उसका डेरिवेशन ये आता है, यहाँ तक आप कर लेंगे। डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक, है ना, डाइपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेना, बहुत अच्छे से इस डेरिवेशन को कर लेना। ये हर बार आता ही आता है ना, लगभग 1-2 साल ही, मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अनसोल्ड में इसे देखेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा इसकी महत्ता। तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। PDF नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए, यहाँ तक तैयार कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, है ना, ठीक है। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।